एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस 6th पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में प्रधानमंत्री का पद तथा स्थिति, प्रधानमंत्री शासन की अवधारणा। हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, संविधान द्वारा भारत में संस्थात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई और भारत की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित की गई। किंतु हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ औपचारिक ही हैं और व्यवहार में उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। यद्यपि राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति कहा गया है, तथापि शक्ति संरचना का मूल स्रोत ब्रिटेन के समान प्रधानमंत्री ही है। कार्यपालिका के व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होने के सिद्धांत को छोड़कर ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता का स्थान आज मंत्रिमंडल की संप्रभुता ने ले लिया है। यानी जिस ब्रिटिश शासन व्यवस्था को देख करके हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया था, जब वहाँ पर ही कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका पर हावी हो गई है, एक तरह का संसदीय शासन जो है मंत्रिमंडलात्मक शासन में परिवर्तित होता जा रहा है, तो भारत में भी ये परिवर्तन स्वाभाविक ही था। यह मंत्रिमंडल की संप्रभुता वाली अंततः प्रधानमंत्री की सरकार की संप्रभुता है। हम प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज का चालक कह सकते हैं और उसे संपूर्ण संविधान की आधारशिला कहना भी उपयुक्त होगा। यदि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल शासन का आधार बुद्धि और इच्छा है, तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब का मुख्य प्रस्तर भी है। वो एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी कुछ है वो उसी के दम पर है। वस्तुतः मंत्रिपरिषद के भीतर तथा उससे भी अधिक उसके बाहर सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रधानमंत्री ही है। यानी मंत्रिपरिषद के बाहर भी और मंत्रिपरिषद के भीतर भी सबसे पावरफुल यदि कोई है तो वो प्राइम मिनिस्टर ही है। यही वह व्यक्ति है जो आरंभ से ही मंत्रिपरिषद के निर्माण में उन विषयों से जिन पर मंत्रिपरिषद विचार विमर्श करती है, मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति और संसद के आपसी संबंधों और मंत्रिमंडलीय नियंत्रण के अंतर्गत प्रशासन यंत्र में समन्वय से संबद्ध है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल है इस शासन व्यवस्था में। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में हम कह सकते हैं, वास्तव में प्रधानमंत्री संपूर्ण तंत्र की धुरी है जिस पर संपूर्ण तंत्र घूमता है। अब हम पढ़ेंगे भारत में प्रधानमंत्री शासन प्रणाली। एक विचारक हुए विलियम हारकोर्ट, उन्होंने बहुत पहले कहा था ब्रिटिश प्रधानमंत्री के संबंध में। क्या कहा था कि प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है। यानी जैसे स्टार्स के बीच में मून होता है, वैसे ही प्रधानमंत्री है मंत्रियों के बीच में। एक लॉर्ड मॉडले हुए हैं, उन्होंने ये व्यक्त किया कि ये वह समान पद वालों में प्रथम है। यानी मंत्रिपरिषद में वह सबसे प्रथम व्यक्ति है। कौन है? प्रधानमंत्री है। परंतु राजनीतिक संस्थाओं के बदलते परिवेश में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद की महिमा ही बदल गई है और उसके संबंध में दोनों उक्तियाँ ही व्यर्थ हो गई हैं। कैसे व्यर्थ हो गई हैं? अब इसकी वस्तुस्थिति को हम इन शब्दों में प्रकट कर सकते हैं। वेस्टमिनिस्टर में संसदीय प्रजातंत्र समाप्त हो चुका है और ब्रिटिश व्यवस्था का मूल दुर्गुण प्रधानमंत्री के पास राज्याध्यक्ष से भी अधिक शक्तियों का होना है। वेस्टमिनिस्टर जो है ब्रिटेन का जो भवन है, जहाँ से सरकार चलाई जाती है, वहाँ हम कह सकते हैं कि संसदीय प्रजातंत्र अब समाप्त हो चुका है। क्यों? और इसका दुर्गुण क्या है? प्रधानमंत्री के पास वहाँ के महारानी से भी अधिक शक्तियों का होना है। ये हम्फ्री बर्कले का कहना है। एक विचारक हुए क्रॉसमैन, उन्होंने लिखा है, द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली प्रधानमंत्री शासन प्रणाली में परिवर्तित हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद जो मंत्रिमंडल शासन था, जो संसदीय शासन था, वो एक तरह से अब प्रधानमंत्री शासन में परिवर्तित हो गया है। प्रधानमंत्री ज़्यादा हावी और ताकतवर हो गया है। मित्रों, भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी भारत में ब्रिटिश नमूने की संस्थात्मक शासन प्रणाली की ही कल्पना की थी। हमारे यहाँ भी जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन भी किया था, लेकिन अंततः हमने संसदीय शासन व्यवस्था को ही अपनाया क्योंकि हमें उसका अनुभव था। संसदीय शासन का हमें अनुभव था। तो एक माननीय सदस्य के मुंशी जो थे, उनका ये सुझाव था संविधान सभा में कि हमने वर्षों पूर्व ये निर्णय ले लिया था कि केंद्रीय शासन का ढांचा ब्रिटिश नमूने का ही होना चाहिए।
सरदार पटेल ने भी इस बात का समर्थन किया था जोरदार शब्दों में और कहा था कि संसदीय शासन प्रणाली वाला संविधान ही इस देश के लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि हम ऐसी शासन प्रणाली के तौर तरीकों से भली भांति परिचित हैं। तो हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया और संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल होता है, लेकिन अब मंत्रिमंडल भी उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। ये एक तरह का प्रधानमंत्री शासन हो गया है। मित्रों, पिछले 73 वर्षों में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और प्रधानमंत्री मुख्य प्रशासक हो गया है, मुख्य नीति निर्माता बन गया है, मुख्य राजनयिक के रूप में राष्ट्र के सम्मुख वो उपस्थित हुआ है। हम पिछले कुछ वर्षों की राजनीतिक घटनाओं से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल का नेता है और देश की राष्ट्र, परराष्ट्र, वित्त एवं सुरक्षा नीति के निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्यों का राजनीतिक नेतृत्व अपनी स्वायत्तता के बजाय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्वास रखता है और राष्ट्रपति के चयन और निर्वाचन में भी प्रधानमंत्री की पसंद का ही विशिष्ट महत्व है। हम राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति का जो देखते हैं कि किस तरह से राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, तो ये अंतिम निर्णय भी प्रधानमंत्री का ही होता है। और जो योजना आयोग था हमारे यहाँ पहले, जो अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, उसके अध्यक्ष के रूप में भी राष्ट्रीय अर्थ और नीति का निर्धारण भी प्रधानमंत्री द्वारा ही होता है। हम और भी कह सकते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के समान भारत के प्रधानमंत्री का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अत्यधिक महत्व है। किस तरह से महत्व है? लास्की ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए कहा था कि मंत्रिपरिषद के निर्माण का वह केंद्र बिंदु है और मंत्रिपरिषद के जीवन का वह केंद्र बिंदु है और मंत्रिपरिषद की मृत्यु का भी केंद्र बिंदु है। यानी मंत्रिमंडल का गठन करना, उसको चलाना और या उसको बदलना, उसको हटाना, ये सारा जो है उसका सेंटर पॉइंट जो है वो एक तरह का प्राइम मिनिस्टर है। ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के बारे में लास्की, हेराल्ड लास्की का कथन है। वास्तव में प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का केंद्र बिंदु ही नहीं है, अपितु वह संपूर्ण राष्ट्र का भी केंद्र बिंदु है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मित्रों। वो सिर्फ मंत्रिपरिषद का ही सेंटर पॉइंट नहीं है, वो पूरी कंट्री का सेंटर पॉइंट है। जिस तरह से कहा जाता है, भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रधानमंत्री के संबंध में अपने प्रतिवेदन में लिखा था, संविधान सरकार की कार्यपालिका में प्रधानमंत्री की विशिष्ट स्थिति निर्धारित करता है। वह न केवल मंत्रिमंडल का अध्यक्ष तथा समकक्षों में प्रथम ही है, अपितु वह राष्ट्रपति का मुख्य परामर्शदाता भी है। उसकी उच्च स्थिति उसे इस बात का विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपती है कि वह यह देखे कि कार्यपालिका प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करती है, संयुक्त उत्तरदायित्व का उचित रूप से क्रियान्वयन होता है, राजनीतिक उद्देश्यता के रहते हुए वास्तविक तत्परता के साथ नीति क्रियान्वित की जाती है तथा प्रशासन जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करता है या नहीं करता है। ये सारी बातें जो है प्रधानमंत्री को दी गई है, ये सारी जिम्मेदारी जो है उसको दी गई है, इसलिए उसकी स्थिति जो है विशिष्ट हो जाती है और वो अपने समकक्षों में प्रथम हो जाता है। प्रधानमंत्री के बारे में हम्फ्री बर्कले ने कहा है, आधुनिक युग में प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्रीय भूमिका के अंतर्गत संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत कमजोर हो गया है, क्षीण हो गया है। अब प्रधानमंत्री में कार्यकुशल एवं प्रभावकारी संयंत्र के रूप में नियंत्रण रखने की संसदीय शक्तियां संवैधानिक परिकल्पनाओं का अंग मात्र ही रह गई है। अब इतनी संवैधानिक शक्तियां जो है नामात्र की, अंग मात्र की रह गई हैं। आधुनिक युग में महत्वपूर्ण एवं मतभेदपूर्ण विषय संसद की अपेक्षा प्रधानमंत्री द्वारा संसदीय दल की बैठक, संसदीय कार्यकारिणी एवं संसदीय समितियों की बैठकों में विचार विमर्श द्वारा पूर्व ही निर्णय कर लिया जाता है, निर्णित कर ली जाती हैं। संसद केवल रबर स्टैंप के रूप में उस पर अपनी स्वीकृति की औपचारिकता मात्र की प्रतिपूर्ति करती है। ये हम्फ्री बर्कले का जो कहना है बिल्कुल सही कहना है। अब ऐसा ही हो गया है, प्रधानमंत्री द्वारा पहले ही संसदीय दल की बैठक में निर्णय ले लिया जाता है, संसदीय कार्यकारिणी और संसदीय समितियों की बैठकों में विचार विमर्श कर लिया जाता है और उसके बाद संसद में जब इसको रखा जाता है तो संसद तो औपचारिकता मात्र करती है और इस तरह से उसको समर्थन दे देती है। यदि कोई राष्ट्रीय स्तर का ख्याति प्राप्त व्यक्ति अपने व्यक्तिगत करिश्मे और उपलब्धियों के आधार पर चुन करके संसद में आता है तो संसदीय दल को प्रधानमंत्री के निर्वाचन में कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो जो करिश्माई व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है वो ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, वही बहुमत दल का नेता चुना जाता है, संसदीय दल तो औपचारिकता मात्र करता है।
हम देख सकते हैं 1952, 1957, 1962 के जो आम निर्वाचन थे उनके पश्चात पंडित नेहरू और 1971 व 1980 के निर्वाचन के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्विरोध निर्वाचन हुए। इसी तरह से दिसंबर 1984 में राजीव गांधी के निर्वाचन में भी संसदीय दल ने केवल प्रधानमंत्री चयन की औपचारिकता की प्रतिपूर्ति मात्र की थी। इसी तरह से 1999 में लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में इंडिया टुडे ने लिखा है, भाजपा के निर्विवाद नेता और कारगिल के नायक वाजपेयी आज उतने ही लोकप्रिय है जितने इंदिरा और राजीव गांधी अपने स्वर्णिम दिनों में थे। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव जैसे माहौल वाले इस संसदीय चुनाव में वाजपेयी एकमात्र उम्मीदवार होने की छाप छोड़ते हैं। संघ परिवार में अपने विरोधियों से लेकर जनता दल संयुक्त के रूप में मिले नए सहयोगियों तक के लिए प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ गठजोड़ को चुनाव जिताने वाले शख्सियत बन गए हैं। शायद ये वाजपेयी जी का अंतिम चुनाव हो सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से उन्हीं का चुनाव साबित होने जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब 1999 में चुनाव हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव में बहुमत प्राप्त किया, तो एक तरह से सहयोगियों के साथ बहुमत प्राप्त किया, तो एक तरह से ये तय था कि संसदीय दल जो है, भाजपा का जो लोकसभा में बहुमत दल है, वो एक औपचारिकता मात्र करेगा, प्रधानमंत्री तो वाजपेयी ही बनाए जाएंगे। इसी तरह से ये भी कहा गया है कि निर्वाचित प्रधानमंत्री की निश्चित रूप से प्रधानमंत्री भूमिका होती है। इसमें वास्तव में संसदीय दल अपने नेता प्रधानमंत्री का निर्वाचन कर देता है, वह अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जनता द्वारा अपनी शक्ति को प्राप्त करता है। यदि प्रधानमंत्री समझे कि संसद जनता का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, तो वह राष्ट्रपति से कहकर संसद को भंग कर नए निर्वाचन के लिए उपयुक्त समय निश्चित कर सकता है। मित्रों, प्रधानमंत्री को ये शक्ति प्राप्त है कि वह लिखित में यदि सिफारिश कर दे राष्ट्रपति को कि लोकसभा को समय से पूर्व भंग करवा के उसके चुनाव करवाए जाएं, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं और फिर लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, समय से पूर्व चुनाव होते हैं। तो इस तरह से ये प्रधानमंत्री को बहुत ताकत मिल गई है इस प्रकार से कि वो लोकसभा को भंग करवा के नए चुनाव का समय निश्चित कर सकता है। अब एक प्रश्न उठता है मित्रों, क्या भारत प्रधानमंत्री व्यवस्था की ओर जा रहा है, जैसा कि बार बार कहा जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल हो गया है। तो ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से खड़ा होता है कि क्या भारत प्रधानमंत्री व्यवस्था की ओर जा रहा है। तो इससे ये अभिप्राय नहीं है कि भारत में संसद व्यर्थ की महत्वहीन संस्था हो गई है। इसका यही अभिप्राय है कि संसदात्मक संस्थाओं के क्रियाशील होते हुए भी भारत में प्रधानमंत्री के पद और स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। यानी संसद भी है, संसद अपने स्थान पर कार्य कर रही है, संसद की शक्तियों में ज़्यादा कोई कमी भी नहीं है, वो क्रियाशील है, फिर भी प्रधानमंत्री का पद और उसकी स्थिति जो है वो बहुत क्रांतिकारी उसमें परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री देश की राजनीति का मेहराब बन गया है। अब प्रधानमंत्री राज्य रूपी जहाज का चालक बन गया है और प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री कार्यालय पर पूर्ण नियंत्रण होता है। पीएमओ पर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है उस पर उसका पूरा कंट्रोल होता है। प्रधानमंत्री का कार्यालय उसी प्रकार कार्य करने लगा है जिस प्रकार अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले देश अमेरिका के राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस, अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस जो है वहाँ से अपनी सरकार चलाता है। तो इसी प्रकार से प्रधानमंत्री कार्यालय भी बहुत ताकतवर हो गया है हमारे देश में। प्रधानमंत्री की प्रधानता का प्रमुख कारण यह है कि वह एक ऐसे दल का नेता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। मित्रों, मैं आपको बहुत बार बार बताती हूँ कि लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है या जिन दलों को बहुमत मिलता है, मिली जुली सरकार यदि होनी है, गठबंधन यदि है, तो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री का ज़्यादा ताकतवर होना या उसकी प्रधानता का एक कारण ऐसा है कि वह एक ऐसे दल का नेता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है और उसकी सारी शक्ति जो है दल के संगठन और दल से मिलने वाले समर्थन पर निर्भर है। फिर भी मित्रों, हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री व्यवस्था के अभ्युदय के 3 कारण हम गिना सकते हैं, 3 कारण हम बता सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री व्यवस्था होती जा रही है। पहला है चुनाव में व्यक्ति पूजा का महत्व, दूसरा है मंत्रिपरिषद के गठन व कार्यवाही में प्रधानमंत्री की भूमिका, और तीसरा है प्रधानमंत्री के निर्णयों के क्रियान्वयन में नौकरशाहों की भूमिका। हम इनको थोड़ा विस्तार में समझेंगे, विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे। मित्रों, चुनाव में व्यक्ति पूजा का महत्व, मंत्रिपरिषद के गठन व कार्यवाही में प्रधानमंत्री की भूमिका और प्रधानमंत्री के निर्णयों के क्रियान्वयन में नौकरशाहों की भूमिका। इनको थोड़ा हम विस्तार से यदि समझे तो हम कह सकते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री पद के जो
राष्ट्रपतिकरण जो उसका हो रहा है या जो प्रधानमंत्री व्यवस्था होती जा रही है, उसका प्रथम जो विस्मयकारी उदाहरण है वो 1971, 1980, 1984, 1989 एवं 1999 के आम चुनाव में खोजा जा सकता है। मैं एक बार पुनः बता दूं, 1971 के चुनाव, 1980, 1984, 1989 एवं 1999 के जो आम चुनाव थे उनमें हम इनको खोज सकते हैं, क्योंकि ये चुनाव वास्तव में व्यक्तियों का टकराव थे। प्रधानमंत्री व्यवस्था के अभ्युदय का दूसरा उदाहरण हमें प्रधानमंत्री के अपने मंत्रिपरिषद के प्रति व्यवहार में देखने को मिलता है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मंत्रिपरिषद की उपेक्षा करते हुए किचन कैबिनेट से काम चलाने की आदत डाली, यानी कैबिनेट में भी कुछ 2-4 लोग ऐसे थे जो प्रधानमंत्री के ज़्यादा करीबी रहे थे, तो वो किचन कैबिनेट कहलाती है। जैसे हमारे घर में आमतौर पे लोगों को हम गेस्ट रूम तक ही आने देते हैं, लेकिन जो हमारे किचन तक आता है इसका मतलब वो हमारा बहुत ही हमारे उससे बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है या वो हमारे बहुत ही करीब है, हम उनसे इन्फॉर्मल हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं कैबिनेट में भी, कुछ ऐसे मंत्री होते हैं जिनसे प्रधानमंत्री ज़्यादा निकटता रखते हैं। तो ऐसे किचन कैबिनेट जो है वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय किचन कैबिनेट भी थे। इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की स्वीकृति लिए बिना ही देश में आपात स्थिति लागू कर दी थी 1975 में, ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है। और भारत के प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को सहयोगियों का समूह नहीं वरन रक्षकों की टोली मानने लग गए हैं, यानी उनको सहयोगी नहीं माना जाता वरन उनको गार्ड्स माना जाता है, प्लेस गार्ड माना जाता है। तीसरा क्या, प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण निर्णयों के क्रियान्वयन में प्रधानमंत्री कार्यालय के नौकरशाहों पर निर्भर रहने की परंपरा भी विकसित कर ली है। अब नौकरशाह जो पीएमओ ऑफिस के वो ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, उन पर ज़्यादा डिपेंड हो गया है प्रधानमंत्री। वो ऐसा मानते हैं कि ये नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। तो इस तरह से महत्वपूर्ण मामलों के निर्णयों के क्रियान्वयन में प्रधानमंत्री कार्यालय के नौकरशाहों पर निर्भर रहने की परंपरा जो है जो विकसित हो गई है, तो हम इसको बार बार महसूस कर सकते हैं कि ऐसा कई बार हुआ है। जैसे कि शिमला सम्मेलन के समय डीपी धर, बांग्लादेश से वार्ता के समय पीएन हक्सर, श्रीलंका की तमिल समस्या के समाधान हेतु जी पार्थ सारथी, पाकिस्तान से संवाद कायम करने में ब्रिजेश मिश्र की जो भूमिका थी वो सुपर विदेश मंत्री की भूमिका हमें दिखाई देती है, जबकि ये सब नौकरशाह रहे हैं। भारत में प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में इतनी अधिक शक्ति केंद्रित कर ली है कि छोटे बड़े सभी कार्य केवल उसकी इच्छा से ही होते हैं। जिस तरह इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मंत्रियों को रखा और कुछ को निकाला, उससे यह स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की स्थिति को हास्यास्पद बना दिया। हम एक कथन उद्धृत कर सकते हैं, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी ने कहा था, संस्थागत रूप में मंत्रिमंडल के मंत्री प्रधानमंत्री के अभिकर्ता और प्रतिनिधि बनने की प्रक्रिया में अधिक व प्रधानमंत्री रूपी मेहराब को साधने वाले स्तंभ कम है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मंत्री है वो एक तरह से प्रधानमंत्री के एजेंट हो गए हैं। मंत्रिमंडल की कोई नहीं सुनता है, प्रत्येक निर्णय प्रधानमंत्री का होता है। मंत्रिमंडल तो एक पंजीकरण करने वाली संस्था बन गई है जो प्रधानमंत्री के आदेशों व अनुभवों को लिपिबद्ध कर उन्हें अनौपचारिक रूप से अनुमोदित करती है। हम ये इससे स्पष्ट समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जो है मंत्रियों की बात भी नहीं सुनते हैं, और मंत्रिमंडल तो एक तरह से अनुमोदित करने वाली संस्था ही अनौपचारिक रूप से बन गई है। फिर भी मित्रों, ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भारत में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ चाहे कितनी हो जाए, चाहे जितनी हो जाए, संसद वह नींव है जिस पर प्रजातंत्र की भव्य इमारत खड़ी है। संसद वह स्रोतस्विनी है जो अपनी अविरल, निर्मल और उन्मुक्त धारा से प्रजातंत्र के हर क्षेत्र को सींचती है, जिससे राष्ट्र को पोषण मिलता है। संसद प्रजातंत्र देश की नाभि है जहाँ उसके प्राण बसते हैं और देश का जीवन हर घड़ी सांस लेता है। संसद में कई दल हैं और लंबे समय तक जो भी दल बहुमत में, जैसे कांग्रेस बहुमत में रहा है, तो भी ये कहना ठीक न होगा कि विरोधी दलों की एकदम अवहेलना की जाती है। जब जब सरकार को ऐसे गंभीर प्रश्नों से जूझना पड़ा जिनका संबंध अखिल राष्ट्र के कल्याण अथवा सुरक्षा से हो, तब तब प्रधानमंत्री ने विरोधी दलों के नेताओं से भी विचार विनिमय किया है और सरकारी निर्णयों को सर्वदलीय निर्णयों के स्तर तक उठाया है। सन 1962 के चीनी आक्रमण के समय, 1965 और 1971 के पाकिस्तानी आक्रमण के समय जितने प्रमुख निर्णय किए गए, उन सब के बारे में किसी न किसी रूप में विरोधी दलों के साथ बातचीत की गई थी। और 1983-84 के वर्षों में पंजाब की निरंतर बिगड़ती हुई स्थिति पर प्रधानमंत्री ने अनेक बार विपक्षी दलों से परामर्श भी किया था। मई से जुलाई 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान प्रधानमंत्री अटल जी ने 2 बार
सर्वदलीय बैठक बुलाई और दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान अपहरण की घटना के समय भी सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्षी दलों से विचार विमर्श किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री भी सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, निर्णय को सब तक पहुंचाने या सबको बताने, वस्तुस्थिति से अवगत कराने की परंपरा का पालन करते हैं। इस प्रकार से आज हमने जो ये समझा है कि किस तरह से भारत में प्रधानमंत्री का पद और स्थिति जो है वो बदलते जा रहे हैं, मंत्रिमंडलीय शासन किस तरह से भारत में प्रधानमंत्री शासन बनता जा रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।